कल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर, एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका? आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में एक महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका बीएलओ खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया, क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ा अलग है, और वो गंभीर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठिया हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, वो सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठिया हैं। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठिया हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं व्यास साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों के नाम काट दिए गए। अब वो घुसपैठिया हैं, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। आप देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है, वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। आप कहते हैं शिकायत नहीं की गई आपको? मैं घर पे 33 वोट बने, 25 वोट बने, 22 वोट बने, सांसदों के घर में 15 वोट बने। मैं खुद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जाके शिकायत हमने लिखित रूप से दे के आए थे हम लोग। कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। आपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 42,000 वोट काट दिए, 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। ये सारी लिखित शिकायत, मिल के शिकायत, अनुरोध करके शिकायत, बार बार कह के शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाके की। आज तक कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी ने बताया, उन्होंने एफिडेविट पर शिकायत किया। महाराष्ट्र के अरविंद सावंत भाई ने बताया, और तमाम लोग, बंगाल में ममता जी ने बताया कि कैसे आपने फ्रॉड किया वहां पे। लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। फिर कह रहे हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो मुझे हंसी परसों का उनका चिट्ठी देख के आई। उनका जो लेटर आया सामने, उसका पॉइंट नंबर 7 में पढ़ रहा था
कहने लगे साहब गड़बड़ी हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने हमें नहीं बताया कि गड़बड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये तो वही किस्सा हो गया कि एक बदमाश थानेदार आया एक इलाके में, उस थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इलाके में डकैती डाल दी। तो फिर वो थानेदार पकड़ा गया। थानेदार जब पकड़ा गया तो थानेदार ने कहा कि साहब इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं कि डकैती डालना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है। भैया एसआईआर आपने शुरू की, वोटर लिस्ट ठीक करना आपका काम है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वोटर लिस्ट ठीक करना सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप विपक्षी दलों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में दिया और कहा कि राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी और गांव में रहने वाले मजदूर के भी वोट की गिनती एक होगी। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जानबूझ के आप कर रहे हैं, इसमें आपने कल अपने आप को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने सरासर झूठ बोला, सीना ठोक के कल झूठ बोला। चुनाव आयोग ने कल पूरे देश को यह बताने का काम किया कि वास्तव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला किया है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कई राज्यों में किया है। वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं। दिल्ली में आपने खुलेआम ये सारा काम किया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जांच से बचिए मत, जांच कराइए। जो तथ्य आपके सामने लाए गए हैं अब तक, जिन राज्यों के अलग अलग राज्यों के तथ्य आपके सामने लाए गए हैं, जब तक आप इन सब की जांच नहीं कराते, आपकी निष्पक्षता पे आप कह रहे हैं ना हम समकक्ष हैं, न पक्ष न विपक्ष न समकक्ष। आपको अगर अपने आप को निष्पक्ष साबित करना है तो पूरे देश में जहां जहां बड़ी शिकायतें आपके बारे में मिली हैं, आप उसकी जांच कराइए और कार्रवाई कराइए, वरना आपको हमेशा यह कहा जाएगा कि आपके नेतृत्व में वोट चोरी हुई है और आपने घोटाला किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है?
क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है।
इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी।